डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ईयर बायोलॉजी का आज हम चौथा चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आज हमारे जो चैप्टर है उसका नाम है बायो एनर्जेटिक्स। बायो एनर्जेटिक्स बायोकेमिस्ट्री की एक शाख है जिसमें हम एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन को स्टडी करते हैं। अब किस तरह से एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन होती है, आपको पता है कि तमाम लिविंग एनिमल्स को एनर्जी चाहिए। जितने भी लिविंग एनिमल्स हैं, चाहे वो लार्जर से लार्जर हों या फिर स्मॉलर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हों, तो सबको एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। क्यों एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है? क्योंकि लिविंग एनिमल्स के अंदर बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं, जैसे कि मेटाबॉलिज्म, ग्रोथ, इस तरह जो है फोटोसिंथेसिस, और इसके अलावा रेस्पिरेशन, बहुत सारे जो है फिनोमिना हो रहे होते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम, आपका जो है सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, बहुत सारे फिनोमिना हो रहे होते हैं लिविंग एनिमल्स के अंदर। जाहिर सी बात है कि इन तमाम जो है प्रोसेसेस को कैरी करने के लिए एनर्जी चाहिए। विदाउट एनर्जी जो है कोई भी प्रोसेस स्टार्ट नहीं हो सकता। तो आज हम डिटेल में पढ़ेंगे कि लिविंग एनिमल्स, चाहे वो प्लांट्स हों या फिर एनिमल जो है जानदार हों, ऑर्गेनिजम्स हों, तो उनके अंदर जो है जो एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन है, एनर्जी का प्रोडक्ट होना, एनर्जी का बनना, एनर्जी का रिलीज होना, एनर्जी का एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में तब्दील होना, ये किस तरह से हो रहा होता है, तो डिटेल में पढ़ेंगे। तो आपने गौर से समझना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें जो है बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं आपसे एमडीकेट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछे जा सकते हैं, एमसीक्यूज़ में, या फिर लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर ये आपके जो है एनुअल एग्जाम्स में आ सकता है। इसके अलावा शॉर्ट क्वेश्चंस की सूरत में आ सकता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, आपने इसको गौर से सुनना है। तो पहला आज का हमारा टॉपिक है बायो एनर्जेटिक्स। बायो एनर्जेटिक्स की अगर मैं आपको डेफिनेशन बताऊं तो ब्रांच ऑफ बायोकेमिस्ट्री दैट फोकसेस ऑन हाउ सेल्स ट्रांसफॉर्म एनर्जी, मतलब कि वो ब्रांच बायोलॉजी की, बायोकेमिस्ट्री की, जिसमें जो है हम ये पढ़ते हैं कि सेल्स किस तरह से एनर्जी जो है एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करते हैं, कन्वर्ट करते हैं, या फिर ऑफन बाय प्रोड्यूसिंग, या फिर प्रोड्यूस करते हैं, या फिर स्टोर करते हैं, ठीक है, या फिर कंज्यूम करते हैं एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट को इस्तेमाल करते हुए, एटीपी को इस्तेमाल करते हुए। तो इस ब्रांच को क्या कहते हैं? हम बायो एनर्जेटिक्स का नाम देते हैं। हमारा पूरा चैप्टर जो है बायो एनर्जेटिक्स के नाम से है। इसके अलावा एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन जो है, ये एनर्जी का एक सूरत से दूसरी सूरत में तब्दील हो जाना, या एक शक्ल और सूरत से दूसरी फॉर्म में तब्दील हो जाना, ये जो है लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को फॉलो कर रहा होता है। लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को फॉलो करते हुए ही ये तब्दील होता है। लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी आपने पढ़ा होगा कि एनर्जी कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड बट कैन बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। मतलब कि एनर्जी को ना तो आप प्रोड्यूस कर सकते हैं, ना ही उसको मुकम्मल तौर पर डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बल्कि इसकी एक हालत से दूसरी हालत में तब्दील कर सकते हैं। इसको हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहते हैं। और अगर हीट की बात करें तो फिर उसको हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का नाम देते हैं, टेम्परेचर, ठीक है। तो ऑल द लाइफ नीड एनर्जी फॉर वेरियस एक्टिविटीज़ लाइक मेटाबॉलिज्म, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन। ये मैं आपको बता चुका हूँ कि तमाम जानदारों को जो है लाइफ जो है उसको कैरी करने के लिए, मज़ीद जो है एक्टिविटीज़ आपको जो है जारी रखने के लिए ज़ाहिर सी बात है एनर्जी चाहिए। तो वो ये एनर्जी कहाँ से हासिल करते हैं, कैसे हासिल करते हैं, ये हम पूरा टॉपिक पढ़ेंगे। तो अगर हम प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स भी तो लिविंग एनिमल्स हैं, लिविंग जो हैं ज़ाहिर सी बात है जानदार हैं, ऑर्गेनिजम्स हैं। तो प्लांट्स को भी एनर्जी चाहिए। अब प्लांट्स के जो एनर्जी चाहिए, जो वो प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस कौन सा प्रोसेस है? फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस है जिसमें प्लांट्स करते क्या हैं, एनवायरनमेंट के कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को इस्तेमाल करते हुए साथ साथ सनलाइट की जो एनर्जी है हीट की फॉर्म में, उसको इस्तेमाल करते हुए जो है क्या करता है, ग्लूकोज की फॉर्मेशन करता है, वाटर की फॉर्मेशन करता है, और साथ साथ एटीपी भी बनाता है। ये मैंने आपको इक्वेशन की फॉर्म में दिखाया हुआ है कि 6 कार्बन डाइऑक्साइड, 12 वाटर के मॉलिक्यूल्स सनलाइट की मौजूदगी में ये जब होंगे तो फिर इससे क्या होगा कि केमिकल रिएक्शन होगा। केमिकल रिएक्शन के नतीजे में होगा क्या, ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बनेगा, ऑक्सीजन बनेगी और वाटर बनेगा।
तो ये क्या है, कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस है। तो इस तरह से जो है ये क्या होगा, आपका जो है एनर्जी इसको चाहिए, सनलाइट की फॉर्म एनर्जी इसको मिलेगी। तो इसको कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये सनलाइट को कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को इस्तेमाल करते हुए ग्लूकोज की फॉर्मेशन कर रहा है। तो ग्लूकोज की फॉर्मेशन हो रही है, इसलिए ये कंस्ट्रक्ट हो रहा है, मतलब कि सिमिलर मॉलिक्यूल्स मिलकर लार्जर मॉलिक्यूल बना रहे हैं ग्लूकोज की फॉर्म में, इसलिए इसको हम इसको कंस्ट्रक्टिव का नाम देते हैं। और ये एनाबॉलिक प्रोसेस भी कहलाता है। अब आपने याद रखना है, जो कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस होता है या फिर जिसको हम एनाबॉलिक रिएक्शन कहते हैं, उसको एनर्जी की ज़रूरत होगी, एनर्जी मिलेगी तब ये प्रोसेस होगा, बसूरत दीगर ये प्रोसेस नहीं होगा। जैसे सनलाइट अगर होगी तो फिर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होगा, और अगर सनलाइट नहीं होगी तो फिर ये प्रोसेस स्टार्ट नहीं हो सकेगा। इसी तरह ये तो प्लांट्स की बात कर रहे थे हम, इसी तरह हम एनिमल्स की बात करें तो सेलुलर रेस्पिरेशन। आपको पता है कि जो लिविंग एनिमल्स हैं, मोस्टली एनिमल्स, मैंने आपको पहले बताया कि चाहे वो माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म हो या फिर लार्जर ऑर्गेनिज्म हो, एनिमल हो, तो दोनों को जो है ज़ाहिर सी बात है जिंदा रहने के लिए, एक्टिविटीज़ जारी रखने के लिए जो उसके अंदर मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो रही हैं, ठीक है, जो मेटाबॉलिज्म उसके अंदर हो रहा है, चाहे वो एनाबॉलिक है या फिर कैटाबॉलिक है, दोनों सूरतों में, तो जितनी भी केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं उनको कैरी रखने के लिए उस जानदार को क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। तो वो एनर्जी किस तरह से हासिल करते हैं, वो सेलुलर रेस्पिरेशन के थ्रू हासिल करते हैं। तो सेलुलर रेस्पिरेशन जाहिर सी बात है कि ये दिन के वक्त 24 घंटे हो रहा होता है, ठीक है। आपका इसके लिए ऐसे नहीं है कि दिन के वक्त होगा तो रात को नहीं होगा, ये दोनों ही टाइम में होगा, रात को भी होगा, दिन के वक्त भी होगा। क्यों, क्योंकि ऐसे नहीं होता है कि रात को जो है बस एनिमल्स को एनर्जी नहीं चाहिए या फिर दिन के वक्त सिर्फ चाहिए। जाहिर सी बात है उस जानदार को जिंदा रहना है तो उसको जो है रात के वक्त भी ये प्रोसेस कैरी करना पड़ेगा। तो इसके क्वेश्चन भी मैंने दिया है। अब ये उसके अपोजिट है, ये डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस है, वो कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस था। मतलब कि उसमें क्या हो रहा था, उसमें जो है प्लांट्स क्या कर रहे थे, कंस्ट्रक्ट कर रहे थे, स्मॉलर मॉलिक्यूल्स को मिलाकर कंबाइन करके लाइट की मौजूदगी में क्या कर रहे थे, प्रोसेस को लार्जर मॉलिक्यूल बना रहे थे, पॉलीमर बना रहे थे, ठीक है, इसलिए हम उसको एनाबॉलिक कह रहे थे। जबकि ये ब्रेकडाउन है, ये डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस है, और डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस जो ब्रेकडाउन करे, मतलब लार्जर मॉलिक्यूल को स्मॉलर मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कर दे, उसको हम क्या कहते हैं, डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस कहते हैं, या फिर कैटाबॉलिक प्रोसेस भी कहते हैं। उसको आपने याद रखना है, ये अपने हर सूरत याद रखना है, ये पूछा जाता है कि। तो इक्वेशन अगर देखें तो ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल लार्जर मॉलिक्यूल था जो कि बना था, ठीक है, कौन से रिएक्शन में बना था, फोटोसिंथेसिस में बना था। अब उसमें क्या होगा कि ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को दोबारा से बना देगा, किस में से, ग्लूकोज मॉलिक्यूल में से। वाटर और वाटर को जो और कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल देगा, और जाहिर सी बात है तीसरी चीज़ जो कम्बिनेशन हुई थी फोटोसिंथेसिस के दौरान, एटीपी एक्चुअली जो है एनर्जी है जो सनलाइट की फॉर्म में मिल रही थी, जिसके नतीजे में जो फोटोसिंथेसिस हुआ था और ग्लूकोज की फॉर्मेशन हुई थी, तो वो एटीपी दोबारा से बन जाएगी। अब यहाँ पर लाइट नहीं चाहिए, मतलब कि इसको जो है एनर्जी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये एनर्जी खुद ब खुद रिलीज कर देगा। इसी वजह से तो लिविंग एनिमल्स में एनर्जी उसकी बॉडी के अंदर बन रही होती है। क्यों, क्योंकि ग्लूकोज मॉलिक्यूल की जब ब्रेकडाउन होता है, हम कोई भी चीज़ खाते हैं, आप कोई भी चीज़ खाते हैं तो उसमें जो जैसी बात है ग्लूकोज है या फिर कार्बोहाइड्रेट्स है या फिर उसके अंदर जो है लिपिड्स की फॉर्म में है या फिर फैट्स हैं, बहुत सारे जो हैं उसके अंदर चीज़ें होती हैं। तो वो लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स या फिर फैट्स वो क्या करती हैं, ब्रेकडाउन कर जाती हैं। जब ब्रेकडाउन करती हैं तो उसमें एनर्जी स्टोर फॉर्म में होती है, तो वो एनर्जी जो है रिलीज हो जाती है एटीपी की फॉर्म में। फिर उसी एटीपी को जो है लिविंग एनिमल्स क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, और मुख्तलिफ जो केमिकल प्रोसेस हो रहे होते हैं, जैसे ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म, या फिर इसके अंदर जो है रेस्पिरेशन, या फिर इसके अलावा जो है क्या नाम है बहुत सारी और केमिकल एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम हो रहा होता है, या फिर इसके अलावा जो है सेलुलर रेस्पिरेशन, इसके अलावा सर्कुलेटरी सिस्टम, बहुत सारे जो हैं इस तरह के केमिकल रिएक्शंस मेटाबॉलिज्म हो रहे होते हैं। तो उन मेटाबॉलिज्म को जो है ये एनर्जी जो है मिल रही होती है, जिसके नतीजे में वो इसको यूज़ करते हुए जिंदा रहता है। अब आपकी बुक में एक और टॉपिक भी है, स्मॉलर टॉपिक, कंपनसेटिंग पॉइंट। कंपनसेटिंग पॉइंट कौन सा होता है, ये शाम के वक़्त असल में एक्चुअली है क्या,
शाम के वक्त जो फोटोसिंथेसिस है या फिर सेलुलर रेस्पिरेशन है, सेलुलर रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस ये शाम के वक्त जो है इक्वल हो जाते हैं, क्वांटिटी में इक्वल हो जाते हैं। जैसी बात है, दिन के वक्त जो है आप गौर करें तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस बहुत ज़्यादा हो रहा होता है, मतलब दिन के वक्त फोटोसिंथेसिस बहुत ज़्यादा होता है और जो है सेलुलर रेस्पिरेशन कम होता है। तो इसके नतीजे में क्या होता है कि फोटोसिंथेसिस की क्वांटिटी ज़्यादा होती है और सेलुलर रेस्पिरेशन कम होती है। अब जब जैसे दिन खत्म होता जाता है तो इस तरह से फोटोसिंथेसिस डिक्रीज होता जाता है और सेलुलर रेस्पिरेशन इंक्रीज करता जाता है। जब ये शाम के वक्त आएगा तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, इनकी क्वांटिटी मिकदार बराबर हो जाएगी। तो इस पॉइंट को हम कंपनसेटिंग पॉइंट कहते हैं, कि मतलब कि दैट पॉइंट इन विच फोटोसिंथेसिस एंड केमिकल एंड सेलुलर रेस्पिरेशन बिकम्स इक्वल टू ईच अदर, दिस पॉइंट इज नोन एज कंपनसेटिंग पॉइंट। मतलब कि वो पॉइंट जिसमें फोटोसिंथेसिस और सेलुलर रेस्पिरेशन क्वांटिटी में इक्वल हो जाए और फिर जो है इस पॉइंट को हम क्या नाम देते हैं, कंपनसेटिंग पॉइंट का नाम देते हैं। और इस दौरान जो है गैसियस एक्सचेंज भी रुक जाता है, स्टॉप कर जाता है। तो एट डॉन एंड डस्क, वो शाम का वक्त, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बिकम्स इक्वल टू रेट ऑफ रेस्पिरेशन, ये इक्वल हो जाते हैं। सो देयर इज नो नेट गैसियस एक्सचेंज बिटवीन प्लांट्स एंड एनवायरनमेंट। और इस दौरान जो है एनवायरनमेंट और प्लांट्स के दरमियान जो गैसियस एक्सचेंज हो रहा होता है कि प्लांट्स जो हैं कार्बन डाइऑक्साइड को ले रहे होते हैं या फिर वाटर को ले रहे होते हैं, तो ये जो गैसियस कार्बन डाइऑक्साइड का लेना है ये रुक जाता है, स्टॉप हो जाता है। तो इस पॉइंट को हम क्या नाम देते हैं, कंपनसेटिंग पॉइंट का नाम देते हैं। उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये लेक्चर समझ में आ गया तो काइंडली मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। थैंक यू फॉर एप्रिसिएशन।